नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक समारोह में अपने अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर करेंगे प्रदान। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के लिए समारोह का आयोजन। सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रस्तुति समारोह का मुख्य आकर्षण। देश आज मना रहा है 76वां इन्फेंट्री दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा। साथ ही भारतीय वायुसेना के स्वर्ण जयंती समारोह में भी करेंगे शिरकत। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को किया नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को करेंगे संबोधित। सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की करेंगे अध्यक्षता। शिविर में आयोजित 6 सत्रों में विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। उम्मीदवार शनिवार तक नाम ले सकते हैं वापस। प्रदेश में 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई आज। परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर एक मुकदमे पर होगी सुनवाई। दक्षिण ईरान में शिया तीर्थ स्थल पर आतंकी हमले में 15 की मौत, 40 जख्मी। आईएस के आतंकी समूह ने ली हमले की जिम्मेदारी। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड से होगा भारत का मुकाबला। अन्य मुकाबलों में बांग्लादेश की टीम दक्षिण अफ्रीका से, जबकि पाकिस्तान की जिम्बाब्वे से होगी भिड़ंत। शुरुआत अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी। सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रस्तुति समारोह हर राष्ट्रपति कार्यकाल में मुख्य आकर्षण होता है। इस साल ये आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव के साथ एक संयोग है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित खास समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी। इस साल यह आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के साथ संयोग कर रहा है। यह समारोह प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें सैनिक अपने शानदार घोड़ों पर सवार औपचारिक पोशाक में भव्य परेड का प्रदर्शन करते हैं। ये सेरेमनी सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन है, जो कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को हर प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार प्रदान किया जाता है। यूनिक ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी का, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को ही राष्ट्रपति जी प्रदान करते हैं सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर। ये जब भी हम माउंटेड परेड पे जाते हैं तो एक सिल्वर ट्रम्पेट होता है और उस पर एक बैनर लगा रहता है जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है। इस परेड में तो सबसे पहले तो लगभग 60 to 70 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जो कि परेड पे आप जिनको देख रहे हैं, लेकिन एक पूरे रेजिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारी नफरी करीब 200 के लोग हैं। सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच समन्वय इस रेजिमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसमें प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। समारोह घोड़े और सवार दोनों के प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर तरीके का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व, उसके साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी होगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में लगभग 102-3 घोड़े हैं। अभी डिपू से घोड़े नए आते हैं, तो उस टाइम क्या अभी
कम ट्रेंड हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जैसे हमारे जैसे जैसे जो भी इवेंट होता है, चाहे वो शो जंपिंग का हो, चाहे वो क्रॉस कंट्री का, तो उसके लिए कम से कम भी 1 साल के करीब लग जाता है इनको ट्रेनिंग देते हुए। बाकी परेड की भी सेम रूटीन वाइज तैयारी चलती रहती है। एक तो हम वेटरन्स परेड कर रहे हैं जिसमें काफ़ी बुज़ुर्ग लोग और वेटरन्स हैं जो कि 80 साल से भी ज़्यादा हैं, जिन्होंने न केवल पीबीजी के इतिहास में बट इंडिया के इतिहास में एशियन गेम्स में मेडलिस्ट्स हैं। इसके अलावा हाईएस्ट जंप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी हॉर्स का फरियाद का सज्जन साहब हैं। तो ये लोग सारे वेटरन्स परेड के पार्ट होंगे। इसके अलावा जो एक म्यूजिकल राइड है, इस बार हम एलईडी डिस्प्ले के साथ कर रहे हैं जो कि रात के वक्त होगा। इस समारोह में हफ्तों के अभ्यास और तालमेल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी के नाते इसका महत्व और भी अधिक है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस बार इस अवसर को चिन्हित करने के लिए वेटरन्स भी घोड़ों पर सवार इस परेड में शामिल होंगे। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू कश्मीर के बडगाम में इन्फेंट्री दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस ऐतिहासिक दिन को प्रदर्शित करने के लिए 1947 के कुछ प्रमुख दृश्यों को फिर से दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। वो लेह जिले के श्योक गांव से 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें से कई परियोजनाएं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 76वें इन्फेंट्री दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हमारे साहसी इन्फेंट्री कर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इंडियन इन्फेंट्री को उसके अत्यधिक साहस के लिए जाना जाता है। राष्ट्र उनकी बहादुरी, बलिदान और सेवा को सलाम करता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 76वें इन्फेंट्री दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन किया। इन्फेंट्री दिवस 1947 में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में भारतीय सेना के सैनिकों के उतरने का प्रतीक है। और इन्फेंट्री डे के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर इन्फेंट्री बिरादरी की ओर से आयोजित बाइक रैली का भी समापन हुआ। 16 अक्टूबर से शुरू हुई बाइक रैली ने पूरे देश को कवर किया और आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर इसका समापन हुआ। 10 बाइकर्स वाले प्रत्येक समूह ने इन्फेंट्री की दलीय भावना को प्रदर्शित करने के लिए 8000 किलोमीटर की समूची यात्रा को कवर किया। सभी दिशाओं से आगे बढ़ने के पीछे न केवल इन्फेंट्री की भावना और साहस का प्रदर्शन करना है, बल्कि देश के नागरिकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना भी है। बाइकर समूहों का नेतृत्व शिलोंग से असम रेजिमेंट, अहमदाबाद से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, उधमपुर से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और वेलिंगटन से मद्रास रेजिमेंट द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को संबोधित करेंगे। रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्री, विधायक शिरकत करेंगे। जन उत्थान रैली के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की भी अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में शामिल होंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शिविर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रण की घोषणा की थी। उन्हीं के मुताबिक शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है।
चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान इन मुद्दों पर राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए। तो धीरज, आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री का, आप हमें सुन पा रहे हैं धीरज? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं, एक तो चिंतन शिविर के जरिए और जो अहम दूसरे कार्यक्रम हैं, कितना महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो हुडा ग्राउंड है, जो फरीदाबाद का हुडा ग्राउंड है, मंच सजकर तैयार है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आज गृह मंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर गृह मंत्री की बात किया जाए और चुनावी रैली को छोड़ दिया जाए तो औद्योगिक नगरी में गृह मंत्री की ये पहली रैली होगी जिसमें कि लाखों से अधिक की संख्या में जो जनता अपने गृह मंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। और जो सबसे अहम बात है और उसमें ये ऐसा कहा गया है कि जो हरियाणा सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, 8 साल पूरे होने के मौके पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और आज जबकि लगभग 11:30 बजे गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो उनके सामने जो 8 साल की जो राज्य ने 8 साल में जो राज्य ने जो विकास किया है उस विकास का वो खाका खींचेंगे और बताएंगे कि कैसे डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में वहाँ की जनता को जागरूक करने से लेकर जनता की ज़िंदगी को बदलने में कैसे उन्होंने अथक मेहनत किया है और कैसे हरियाणा सरकार की जो हरियाणा की जनता की तस्वीर है वो बदली है। वो बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आम जनता के लिए पानी कनेक्शन हो, चाहे किसानों के लिए सब्सिडी हो, महिलाओं के लिए उज्ज्वला कनेक्शन हो या महिलाओं के लिए जो मातृवंदन योजना हो, जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे उसके स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं ने राज्य की जो आम जनता है उनकी ज़िंदगी को बदली है और कैसे 8 साल में जो हरियाणा की जो सरकार है वो सरकार ने आम जनता के लिए क्या क्या किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से जबकि गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो गृह मंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी होंगे और विशेष रूप से उनके साथ जो केंद्रीय रेल मंत्री भी पहुंचेंगे। और जबकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री यहाँ अपने 8 साल की योजनाओं के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने 8 साल में प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने अभी जो मीडिया को संबोधित किया था कल परसों, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास अनेकों बातें कहने के लिए, अनेकों योजनाएं कहने के लिए है जिसको कि यहाँ गिनाया नहीं जा सकता। इतना कार्य हरियाणा की जनता के लिए हुआ है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में गृह मंत्री के साथ रेल मंत्री पहुंचेंगे और जो विशेष जो कार्यक्रम है, जो सरकार जो राज्य को लगभग 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ रुपए की जो सौगात दी जा रही है उसमें सबसे बड़ी जो सौगात है वो सौगात रेल से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी जो योजनाएं हैं वो लगभग 5,600 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिसको कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कहा गया है। और ये कॉरिडोर पलवल से लेकर और इसे सोनीपत तक तैयार किया जाएगा और 121 किलोमीटर की ये दोहरी लाइन तैयार किया जाएगी। इसलिए अगर रेल मंत्रालय के लिहाज से कहा जाए तो आज का दिन जो फरीदाबाद में वो विशेष दिन है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो 121 किलोमीटर की जो दोहरी लाइन का जो कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है उस कॉरिडोर से दिल्ली और हरियाणा के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। लोगों की आवाजाही में जो चुनौतियां होती थी और कारोबार में जो चुनौतियां होती थी, नौकरी करने के लिए जो चुनौतियां होती थी, इस कॉरिडोर के तैयार हो जाने से उन चुनौतियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण रेल के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण सौगात
जो कि हरियाणा राज्य को मिलेगा। और रेल के लिए जो एक नवीकरण की जो योजना है, नवीकरण की योजना के लिए भी लगभग 590 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा रोहतक में जो ट्रैफिक की चुनौती होती है शहर में, उन ट्रैफिक की चुनौती को कम करने के लिए भी एक एलिवेटेड ट्रैक की जो बात है वो कही जा रही है, उसका भी आज शिलान्यास खुद गृह मंत्री यहाँ आकर करेंगे। और वो ट्रैक ऐसा ट्रैक होगा जो रोड पे जहाँ से भी ट्रैफिक की जो सबसे अधिक संख्या में जहाँ ट्रैफिक होती है उसके ऊपर से एक एलिवेटेड सड़क बनाने की बात कही जा रही है। और जहाँ भी शहर में जो ट्रैफिक की चुनौती है, उन चुनौतियों को उस ट्रैक से दूर किया जाएगा। इसके अलावा एक जो सौगात है वो हरियाणा की पुलिस के लिए है, और 18 एकड़ में उनके लिए एक आवासीय परिसर बनाया जाएगा, और उस परिसर में लगभग 576 मकान तैयार किए जाएंगे। और जो सबसे अहम है कि जबकि यहाँ गृह मंत्री पहुँचेंगे, लाखों लाख की संख्या में जनता सुनेगी, और एक जो परियोजना है, एक परियोजना का उद्घाटन भी वो करेंगे। परियोजना की आधारशिला साल 2018 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को फरीदाबाद से धीरज हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उम्मीदवार शनिवार तक नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर पहला पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। पूर्वाभ्यास के दौरान मतदान कर्मियों से कहा गया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने के लिए दिए गए सभी आवेदन को खारिज कर दिए थे। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने के सर्वे के आवेदन पर हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सुनवाई 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से कुलगाम जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे, जिसमें अरिनगट्टू बाढ़ सुरक्षा बांध के 4थे चरण का उद्घाटन और बाढ़ सुरक्षा कार्यों का जायजा शामिल है। साथ ही वो चेकपोरा के अमृत सरोवर और पब्लिक पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर मुरुगन का मिनी सचिवालय कुलगाम से मैरिज हॉल के शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। यह हॉल स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत 6 करोड़ 9 लाख की लागत से बनेगा। मुंबई के गिरगांव के गोदाम में देर रात आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी तरह की नुकसान या फिर जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। और जैसा कि हमने कहा कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ एट 10 में। और सबसे पहले हम आपका न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ इस चिंतन शिविर का मकसद है? शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि 2 दिन का ये शिविर होना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो पंच प्राण की बात कही थी,
उसका कैसे आगे क्रियान्वयन में कार्य योजना बननी है, उस पर बहुत फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ साइबर अपराध को रोकने और आधुनिक जो आईटी के इस्तेमाल को लेकर इस तरह की जो तमाम एक तरह से कार्य योजना है उस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर चर्चा होगी, जिससे 2047 तक जो विकसित भारत बनाने को लेकर जो एक बड़ी योजना पर काम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसमें आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो, कैसे आईटी का बेहतर इस्तेमाल हो, साइबर अपराध को कैसे रोका जाए, कैसे महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, जो उनके लिए और सुरक्षित वातावरण हो, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इन सब पर विस्तार से बात होनी है। 6 सत्रों को रखा गया है, 2 दिन का ये सम्मेलन, जिसका आज गृह मंत्री अमित शाह जिसमें इसकी शुरुआत करेंगे। तो निश्चित तौर पर अलग अलग पहलुओं पर व्यापक चर्चा होगी जब राज्यों के गृह मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे सूरजकुंड में 2 दिन। और साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि चाहे वो महिलाओं की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, हम देख रहे हैं बीते दिनों कई राज्यों से इस तरह खबरें आती हैं साइबर क्राइम को लेकर। पुलिस बलों को भी उसके अनुरूप, जैसा कि आपने भी कहा, कि वो टेक्नोलॉजी से और भी फैमिलियर हो सकें, साइबर क्राइम को रोकने के लिए और क्या कुछ वो कदम उठा सकते हैं, इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जब वो खुद मौजूद होंगे गृह मंत्री, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ सकती हैं? जी देखिए, आज के दौर में सबसे जरूरी है कि तमाम राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो, और इसके बिना कई अपराधों को रोका नहीं जा सकता, चाहे वो साइबर अपराध हो या मादक पदार्थों की जो तस्करी से जुड़ा मुद्दा है। हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने हिस्सा लिया था, और उसमें किस तरह से उत्तर पूर्व में इसे रोका जाना है उसकी कार्य योजना पर चर्चा हुई। तो एक दूसरे राज्यों के सहयोग की जरूरत है साइबर अपराध को रोकने में, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में। इसके साथ ही साथ सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा बेहतर हो, उसके लिए बेहतर सीमा प्रबंधन जरूरी है। तो ऐसे में एक दूसरे राज्यों की कार्य योजना के बारे में जान पाए, एक दूसरे से मदद लें, तालमेल रखकर बेहतर तरीके से काम करें, जिससे सुरक्षित वातावरण बेहतर से बेहतर बन सके, आम नागरिकों के लिए हम ज़्यादा सुरक्षित माहौल बना पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक विज्ञान है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पुलिस आधुनिक हो, और साथ ही साथ नई नई प्रणालियों, नई नई तकनीक के बारे में लगातार चर्चा और आपस में समन्वय होता रहे। तो उस लिहाज से आप देखें, ये 2 दिन का जो चिंतन शिविर है, इसमें नई प्रैक्टिसेस किस तरह से अपनाई जा रही हैं, कौन कौन सी वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर साइबर अपराध या मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में सफलता मिली है, कौन सी सफलताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, किन राज्यों को लेकर क्या विशेष चुनौतियां हैं, इन सब पर चर्चा होगी। उद्देश्य यह है कि 2047 में जो एक विकसित भारत के विजन का जो लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे पूरा किया सकता है, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करके, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना के, मादक पदार्थों की तस्करी रोक के, अपनी आंतरिक और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करके, और साथ ही साथ पुलिस को आधुनिक बना के और साइबर अपराध को रोक के। तो इन सब को लेकर व्यापक दृष्टिकोण पर चर्चा होनी है इस बैठक में, 2 दिन की चिंतन शिविर में, जिसकी शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। साथ ही शैलेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के चिंतन शिविर के जरिए जो सहकारी संघवाद है उसकी जो परिकल्पना की गई थी, उसको और भी कितना मजबूती मिलेगा इस तरह के चिंतन शिविर के जरिए? जी देखिए, निश्चित तौर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री के साथ राज्यों के मंत्री, गृह मंत्री बैठेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कैसे मिल बैठकर चुनौतियों से पार पाने की कार्य योजना बनती है। क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी होती है, बहुत सारी रणनीति ऐसी होती है जिसमें केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश होते हैं, जमीन पर राज्यों के अधिकारियों को, प्रशासन को काम करना होता है। तो ऐसे में राज्यों के सहयोग के बिना हम 100% सफलता हासिल नहीं कर सकते। तमाम ऐसे क्षेत्रों में, खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा के मामले में या फिर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के मामले में, चूंकि उसमें इनपुट लेने की, इनपुट साझा करने की ज़रूरत होती है, सीमा पर प्रबंधन की ज़रूरत होती है, नई नई तकनीक का कैसे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल कर रही हैं, उसको राज्यों को, पुलिस बल को बताना होता है, और एक तरह से मार्गदर्शन देना होता है कि राज्य आपस में, राज्य के पुलिस बल मिलकर काम करें, किस तरह से आधुनिक तकनीक पर काम हो रहा है। तो आप सोचिए
कि आंतरिक सुरक्षा में राज्यों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक राज्य में अपराध होता है और अपराधी दूसरे राज्य में अपराध के बाद भाग जाता है, या फिर दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में अपराध संचालित होता है, तो इन सब को लेकर हम देखते हैं कि बहुत जरूरी है कि राज्यों के बीच तालमेल रहे और केंद्र और राज्यों के बीच सूचनाएं साझा होती रहे, उस तालमेल बेहतर रहे और दिशा निर्देश लगातार उसका पालन राज्यों के स्तर पर सही तरीके से होता रहे। तो इस दिशा में हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो चिंतन शिविर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2 दिन के चिंतन शिविर में 6 विषयों पर चर्चा अलग अलग सत्रों में 6 सत्रों में होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली के वातावरण में दिवाली के 2 दिन बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी 250 के पार बना हुआ है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों का AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान था कि दीपावली के बाद हवा बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच सकती है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी 2.5 पुस्ता सोनिया विहार यमुना तट के छठ घाट का दौरा किया। वहां उन्होंने स्वच्छता के लिए श्रमदान भी किया और साथ ही सोनिया विहार के निवासियों के साथ यमुना की आरती भी की। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिछले साल लगाए यमुना तटों पर छठ के बैन को हटा दिया है। 2 और भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को ये सर्टिफिकेशन मिला है। अब देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक ग्लोबल इको लेवल है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस उपलब्धि के लिए विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को बधाई। भारत की तटरेखा उल्लेखनीय है और तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोगों में भी काफी उत्साह है। महाराष्ट्र के नेरल से माथेरन के बीच एक बार फिर से करीब 3 साल बाद टॉय ट्रेन शुरू हो चुकी है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माथेरान एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये सैलानियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की टॉय ट्रेन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होता है। सैलानियों के लिए इस मिनी ट्रेन की सर्विस 2019 में भारी मानसून के बाद हुए नुकसान के बाद बंद कर दी गई थी। पीएम मोदी ने इस ट्रेन के शुरू होने पर ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस खूबसूरत यात्रा को यादगार बनाना स्थानीय पर्यटन के लिए अच्छा है। देश के कई हिस्सों में आज भी भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि भाई बहन के अपार स्नेह और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भैया दूज की शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि भाई बहन के बीच स्नेह और विश्वास के पर्व भैया दूज पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व प्रेम और परस्पर सौहार्द को बढ़ाए, यही मंगल कामना है। और अब बात डीडी प्रोमोस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि शहर से 20 साल के बाद गाँव लौटकर आई कीर्ति की माताजी ने परिवार के सामने अपनी शिकायतें रखी हैं। इधर सरपंच जी ने कीर्ति के नौकर से हाथ मिला लिया है। जब गाँव छोड़कर मुझे भागना पड़ा था तो आप सबसे मुझे नफरत हो गई थी। मानता हूँ कि अपने ही परिवार में फूट है, लेकिन ये फूट कहाँ से है ये तो पता करना पड़ेगा। इस बार बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी मिली है हमें। जैसे ही खाना शुरू करे, मैंने जैसे समझाया वैसे कर देना। समझ गया। उत्कर्ष कीर्ति को छोड़कर चला गया है, मगर कीर्ति के दिल से उत्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करेगी कीर्ति, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर।
दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि जल के लिए कुआं खोदते समय गोकुल वासियों को मिली है श्री हरि की मूर्ति। नंद बाबा ने योजना बनाई है श्री हरि का मंदिर बनाने की। इधर कंस ने कसम खाई है कि वो श्री हरि का मंदिर नहीं बनने देंगे। हम लोग मिलकर कुआं खोदेंगे और हरि ने चाहा तो उससे जल अवश्य निकलेगा। ये तो श्रीहरि की मूर्ति है। हमें शीघ्र ही मूर्ति की स्थापना करके मंदिर का निर्माण करना चाहिए। इतना गोरस? ईश्वर भी नहीं चाहता कि हमारे गांव में अधिक समय तक विपत्ति रहे। अब मैं एक तीर से 2 लक्ष्य साधूंगा। पहला, गोकुल में हरि का मंदिर नहीं बनेगा। दूसरा, गोकुल में एक गाय भी नहीं रहेगी। अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। बढ़ेंगे आगे। सरकार ने कंपनी मालिकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप से मंगलवार को हुई सेवाओं में बाधा के कारणों को बताने के लिए कहा है। व्हाट्सएप की सेवाएं दरअसल मंगलवार दोपहर करीब 2 घंटे तक बाधित रहीं। सेवाओं के अचानक ठप हो जाने के कारण भारत से लेकर ब्रिटेन तक बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे को कोई संदेश और वीडियो नहीं भेज पा रहे थे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच की बैठक के 8वें संस्करण में हिस्सा लिया। इसी के साथ उनकी सेनेगल गणराज्य की सफल यात्रा संपन्न हुई। डकार मंच में मुरलीधरन के भाग लेने से यह स्पष्ट है कि अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों को भारत कितना महत्व देता है। मुरलीधरन का यह दौरा अफ्रीका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की भारत की नीति के मुताबिक है। वी मुरलीधरन ने एक ट्वीट में कहा है कि ये अफ्रीका की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी विभिन्न पक्षों पर नीतिगत विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। भारत ने पहली बार मंत्रिमंडलीय स्तर पर इस मंच की बैठक में हिस्सा लिया। अफ्रीका के नीति निर्माताओं के लिए डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच एक प्रमुख कार्यक्रम है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आज भाई दूज के पावन मौके पर सुबह 8:30 बजे 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए। सेना के मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच 3000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 3 बजे केदारनाथ मंदिर खुला और 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वर्ष रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर तीर्थयात्रियों का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान हुई। शुक्रवार को देवडोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी प्रवास करेगी और 29 अक्टूबर शनिवार को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। ईरान के शहर शिराज में एक शिया मुस्लिम धर्मस्थल पर हुए आतंकवादी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग जख्मी हो गए। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले ने देश में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने इस तरह के आतंकवादी हमलों के लिए देश में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों को दोषी ठहराया है। दरअसल ईरान में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद कई हफ्तों से देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आर्थिक मामलों पर योजनाओं को 17 नवंबर तक के लिए टाल दिया है, जो कि अगले सोमवार को बनाई जाने वाली थी। ऋषि सुनक ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर सही फैसले लेने के लिए और समय मांगा है। सुनक के कार्यालय द्वारा जारी बयान में इसकी घोषणा की गई,
जिसके मुताबिक सुनक ने मंत्रियों की अपनी नई शीर्ष टीम से कहा है कि सही फैसले लेना महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑटम स्टेटमेंट ये निर्धारित करेगा कि हम सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को एक स्थायी स्तर पर कैसे रखेंगे और ऋण से संबंधित चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सहायता के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि यूएन की मध्यस्थता में यूक्रेन रूस के बीच हुए समझौते को नवंबर के मध्य के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए खाद्य संकट से निपटने के लिए जून महीने में एक समझौता हुआ था, जिसमें यूक्रेन को काला सागर के जरिए निर्यात की अनुमति दी गई थी। We are keen to see that renewed promptly now. It's important for the market. It's important for just continuity. And I'm still relatively optimistic that we're going to get that. We're working hard. I think those are the words we're using. We're working very hard to do that. We went to Moscow, Rebecca Greenspan and I. We had very useful meetings there. I think we all understand the issues. We're very keen not only to have that Black Sea operation renewed for as long as the parties would allow, but also for the extraordinary work that Rebecca and her team are doing on removing those impediments to Russian grain and fertilizer exports to happen. टेस्ला प्रमुख एलन मस्क अपनी ट्विटर प्रोफाइल अपडेट करते हुए पहली बार ट्विटर चीफ के रूप में सामने आए हैं। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर बायो को अपडेट करते हुए चीफ ट्वीट शब्द जोड़ लिया है। एलन मस्क ने $44 बिलियन की डील फाइनल होने से पहले ट्विटर मुख्यालय का भी दौरा किया। उम्मीद जताई जा रही है कि ट्विटर को खरीदने की मस्क की $44 बिलियन की डील शुक्रवार तक पूरी हो जाएगी। इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बुधवार को संसद में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए एकमात्र तरीका यूक्रेन की लड़ाई में मदद करना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सैन्य रूप से सक्षम बनाकर और यूक्रेन का समर्थन करके शांति हासिल की जा सकती है। दरअसल मेलोनी ने बार बार कीव को समर्थन देने का वादा किया है। बात T20 वर्ल्ड कप की, तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत का सामना आज नीदरलैंड्स के साथ होगा। अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर धमाकेदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का इरादा अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। ये मुकाबले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। ये पहला मौका है जब भारत और नीदरलैंड्स की टीमें T20 में आमने सामने होंगी। अंतिम गेंद पर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर आईसीसी T20 विश्व कप का शानदार आगाज करने वाली टीम इंडिया का मुकाबला अपने दूसरे मैच में गुरुवार को नीदरलैंड्स के साथ होगा। विश्व की नंबर 1 टीम भारत पहली बार क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान पर उतरने जा रही है। ऐसे में टीम की पूरी कोशिश अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दें तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी सभी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही आउट हो जाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल नीदरलैंड्स के खिलाफ फॉर्म में वापसी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं पिछले मैच के जीत के हीरो रहे विराट कोहली डच टीम के खिलाफ सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोहली अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के सबसे सफल बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ साथ गेंद से भी लगातार कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेने के बाद उन्होंने 40 रन की उपयोगी पारी खेली थी। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शुरुआती विकेट हासिल किए थे। ऐसे में एक बार फिर वो नई गेंद का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। वहीं अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल भी इस मैच में लय में वापस आने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इस स्टेज पर आके हमें मालूम है कि वर्ल्ड कप काफी अहम है। सभी मैच काफी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने कुछ अच्छा खेल दिखाया है, तभी तो वो यहाँ पर हैं। हम मैच में किसी खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम को ध्यान में रखते हुए उतरते हैं। आपको किसी प्रतियोगिता में इतने अच्छी शुरुआत मिलती है तो आप ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। हर मैच महत्वपूर्ण है। हम किसी को भी आराम नहीं देने जा रहे हैं।
दूसरी तरफ बात अगर नीदरलैंड्स की करे तो टीम इंडिया इसे कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि यह यूरोपियन टीम उलटफेर करने में माहिर है। कई मौकों पर नीदरलैंड्स की टीम इस बात को साबित भी कर चुकी है। टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 12 स्टेज में जगह बनाई थी। स्कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई वाली नीदरलैंड्स टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कॉलिन एकरमैन, रोलोफ वेंडर मर्व और बाज़ लीडे टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेलबर्न के बाद अब फोकस शिफ्ट सिडनी में हो गया है और पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया की कोशिश नेदरलैंड्स को मात देकर अंक तालिका में बढ़त बरकरार रखने की होगी। सिडनी से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और भारत के खिलाफ हार के बाद अब पाकिस्तान की भिड़ंत आज जिम्बाब्वे से होगी। इस मुकाबले में दोनों टीमें पर्थ स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ शाम 4:30 बजे खेलने उतरेंगी। ऐसे में पाक टीम इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को हल्के में नहीं लेगी। दरअसल जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। पर्थ की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी। सुपर 12 में आज भारत और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने होंगी। मैच प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां पर भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस मैदान के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं सिडनी में मौजूद हमारे सहयोगी अभिषेक महाजन। मेलबर्न के बाद अब एक्शन सिडनी में शिफ्ट हो गया और भारत नेदरलैंड्स के साथ अब ये दूसरा मुकाबला खेलेगी। पाकिस्तान के साथ उन्होंने जबरदस्त जीत अर्जित की, लेकिन अब ये मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि भारत नेदरलैंड्स के साथ कभी T20 मुकाबला खेला ही नहीं है, लेकिन अब अगर इतिहास देखें, भारतीय टीम ने 2 50 ओवर के मुकाबले नेदरलैंड्स के साथ खेले हैं और दोनों ही में ही भारत ने जीत दर्ज की है। और आप देखें कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर दूसरा मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाना है। और इतिहास भारत का यहाँ पर कमाल का रहा है, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया के लिए। अगर आप 2008 में जाएं, सीबी सीरीज जो भारतीय टीम ने जिसमें जीत अर्जित की थी, उसमें सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए थे पहले फाइनल में, और पहला फाइनल मुकाबला यहां सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था। 2019 में टीम इंडिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी, पहली सीरीज जीत दर्ज की थी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। वो पे जो चौथा मुकाबला खेला गया था, जो ड्रॉ हुआ था मुकाबला, जो भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीता था, वो मुकाबला भी यहां पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। मंकी गेट स्कैंडल की अगर हम बात करें, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है उस स्कैंडल की, लेकिन मंकी गेट स्कैंडल भी यहां पर हुआ था। ऋषभ पंत ने जो 100 लगाया था वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया था। और उसके बाद उससे पहले सचिन तेंदुलकर का जो पहला 100 था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आया था। तो इतिहास भारत का यहाँ कमाल का रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया का। और T20 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, भारतीय टीम ने यहाँ पर 4 T20 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में भारत ने। और इस वक्त खबर आ रही है कि दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज गाजीपुर में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों के बीच कहासुनी भी हुई, दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ये इस वक्त की अपडेट कि गाजीपुर में भाजपा के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे हो गए और उन्होंने भाजपा जो है वो भाजपा प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ पे कूड़े के मुद्दे पर भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। गाजीपुर में आप जान सकते हैं कि वहाँ लैंडफिल है, कई पहाड़ जैसा जो वहाँ पे स्थिति है, कूड़े का पहाड़ है और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी इससे परेशान हैं। और इस दौरान जब भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जब वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो उसी दौरान आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए और दोनों के बीच काफ़ी तीखी नोक-झोंक और बहस हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद, आप देख सकते हैं कि कुछ पैम्फलेट्स और नारे लिखे हुए हैं इन पर, केजरीवाल वापस जाओ। और जिस तरह से कूड़े को लेकर कई सालों से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं लाखों की तादाद में, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ लोग रहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी है। कई बार हमने देखा है कि दिल्ली चुनाव में इस मुद्दे को उठाया भी जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हम इसको लेके कुछ करेंगे, इसका कुछ समाधान निकालेंगे, लेकिन बावजूद इसके इस पे कुछ ना करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। इसी के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पे आज भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए और फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। और लगातार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वहीं बैठ गए ये लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उसके मुखिया केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी इस वक्त हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। तो गिरीश, ये क्या है पूरा मामला और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा असीम, आज करीबन 10:30 बजे करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले थे। ये लैंडफिल साइड है गाजीपुर की, जहाँ पर कूड़े का ढेर है। तो ऐसे में जब वो वहां पहुंचने वाले थे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने गो बैक के नारे लगाने चालू कर दिए हैं। और वहां पर अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कूड़े का ढेर यहाँ पर दिखाई दे रहा था और कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे, गाजीपुर लैंडफिल साइड पर पहुंचने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और आमने सामने काफी यहाँ पर झड़प भी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और उनको वापस जाने के लिए ये भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। असीम, तो गिरीश, ये जो लैंडफिल जो है गाजीपुर में, हम जानते हैं कि उसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग हैं, वो पिछले कई वर्षों से दुर्गंध से परेशान हैं। इसको लेकर क्या कुछ सोच रही है आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अभी जो जिस तरह से लैंडफिल साइट वगैरह सबको लेकर और दिल्ली में लगातार प्रदूषण को लेकर, हालांकि जो एनजीटी है उसने भी पीछे दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था कि आप इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं और इस पर एक्शन कीजिए। और इसके लिए उनको, क्योंकि जिस तरह से वो सफल नहीं हुए दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए, तो उन पर 900 करोड़ रुपए का एनजीटी ने जुर्माना भी लगाया था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर के आसपास दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से राजनीति करती नजर आ रही है। उनके मुख्यमंत्री जो उनके संयोजक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह पूरी तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हालांकि ग्राउंड लेवल पे अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर कुछ काम दिख नहीं रहा। तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता काफी नाराज हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति करने के लिए वो तमाम जगह पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर यहाँ दिखाई दिए हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ सड़कों पर दिखाई दिए हैं, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने गो बैक के नारे लगाए हैं और अभी तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच नहीं पाए। तो गिरीश, ऐसे में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए, वो चाहते हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली जो है पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो और उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सही से कदम उठाने चाहिए। लेकिन अभी तक इस तरह से कोई कदम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। हालांकि रोजाना दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। आज भी जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय हैं, वो भी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम बातें जो हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने कुछ दिनों पहले भी देखा कि किस तरह से
जो गृह मंत्री अमित शाह जब दिल्ली में गए थे कुछ दिनों पहले, वहां पर उन्होंने कूड़े के साइड से, कूड़े से किस तरह से वेस्ट से एनर्जी का जो संयंत्र है उसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। इस कदम को कैसे देखा जाए बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एमसीडी की तरफ से और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर उद्घाटन किया है। ओखला की लैंडफिल साइड है, उसके नजदीक ही तहखंड में ये कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र लगाया है, तो एक अच्छी पहल इसे माना जा रहा है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कहें कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ी घबरा गई है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी कूड़ा है अब कूड़े के ढेर नहीं लगे, यानी 5-6 साल में 50 लाख मीट्रिक टन जो कूड़ा इकट्ठा होता था वो अब लैंडफिल साइट पे नहीं जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे थे वो आने वाले समय में नहीं होंगे। एक सराहनीय प्रयास इसको कहा गया था। इससे एक तो पर्यावरण के प्रति भी और दूसरा जो प्रदूषण लगातार फैल रहा है उससे भी निजात मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि बौखलाहट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के अंदर इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये संयंत्र का उद्घाटन किया है कुछ दिन पहले ही। नहीं तो ऐसे में जब ये, चूंकि अभी गिरीश हम जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और हर कोई ये उनसे जानना चाहेगा, उनसे पूछेगा ही, ये उनका दायित्व भी है, उनके कर्तव्य भी है कि वो इस तरह की समस्याओं से स्थानीय जनता को निदान दिलाएं। चूंकि भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली सरकार में, तो उनका तो ये फर्ज भी है, संवैधानिक दायित्व भी है कि वो सरकार को चेताए, उनसे सवाल पूछे, और वही ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार सवाल उठाती रही है कि विपक्ष की मुख्य पार्टी दिल्ली के अंदर वही है। रामबीर सिंह बिजूड़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। जो इनके विधायक हैं वो समय समय पर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं दिल्ली सरकार का कि इस तरफ से निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो वायु गुणवत्ता है बहुत ही खराब हो रखी है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक करने में भी जो आम आदमी पार्टी है वो पीछे नहीं दिखाई दे रही है। हम तो देख पा रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं दिल्ली के लोग दो चार हो रहे हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो और इस तरह के लैंडफिल से जो वायु प्रदूषण होता है उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल कटाक्ष लोग ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लोग जूझ रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पीछे दिल्ली प्रदूषण से जूझती रही, लेकिन जो उनके बड़े जो भी मंत्री हैं वो दिल्ली से बाहर रहे, वो अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन दिल्ली किसके भरोसे है, इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खड़ा होता रहा है और हो भी रहा है इस समय। और आज की भी अगर मैं बात करूं असीम, तो मैं आपको बताऊं इस समय जो है अब से कुछ देर बाद दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, वो भाटी माइंस के अंदर 4 जो कृत्रिम झरनों का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदूषण को देखते हुए उन्होंने इस तरह से नीली झील को विकसित करवाया है। इसके अलावा 4 कृत्रिम झरने बनवाए हैं भाटी माइंस के अंदर, ताकि इन तमाम जो आने वाले जो समय है उसमें प्रदूषण से तो निजात मिले ही, साथ ही दिल्ली में इको टूरिज्म भी स्थापित हो। ये तमाम बातों को देखते हुए दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना भाटी माइंस में भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। गिरीश, एक आखिरी सवाल की, चूंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर पहुंचे हुए हैं, कोई जानकारी आपके पास ट्रैफिक को लेकर? देखिए, अभी तक ट्रैफिक को लेकर ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा है क्योंकि ये समय जो है वो ऑफिस का समय है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समय गलत निर्धारित किया। अगर उनको जाना भी था तो दोपहर में जा सकते थे या सुबह में जल्दी जा सकते थे, लेकिन इस समय उन्होंने 10:30 का समय निर्धारित किया, जो कि समय पूरी तरह पीक पर होता है। लोग जो अपने ऑफिस जाने वाले होते हैं, जो चाहे वसुंधरा से हो, गाजियाबाद से हो या नोएडा की तरफ से हो, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है इनकी वजह से, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 10:30 का समय यहाँ पर दिया था कि वो यहाँ पर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको परेशान होना पड़ रहा है। वो अपने ऑफिस जाने में कहीं ना कहीं देरी से पहुंचेंगे आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो इसके साथ ही न्यूज़ 10 के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।